नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HSSC थिंक टैंक में। जैसा कि हमने 2 क्लासेस कर चुके हैं हम और तीसरी क्लासेस अपनी आज स्टार्ट हो रही है जिसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बल एवं गति के नियम। तो हम स्टार्ट करते हैं फोर्स से। फोर्स यानी कि बल। एनी एक्शन विच कॉजेज पुश और पुल ऑन ए बॉडी कॉल्ड फोर्स। फोर्स क्या होता है? किसी बॉडी के ऊपर लगने वाला, मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम कोई पुश यानी कि धक्का, या इस बॉडी को हम खींच रहे हैं अपनी तरफ, पुल कर रहे हैं। पुल होता है खींचना किसी चीज को। तो इससे जो बॉडी के ऊपर कोई ना कोई बॉडी की जो पोजीशन है वो चेंज होगी। मान लो कि बॉडी कोई स्टेशनरी, मान लो कोई बॉडी है ये रेस्ट पोजीशन पे है, अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो क्या पता ये मूव कर जाए। या कोई बॉडी पहले से ही मूव करने लग रही है, मान लो कोई रोटेटरी मोशन में है, इस पे हम कोई फोर्स लगाएं तो ये बॉडी को क्या करते हैं, दोबारा से रेस्ट पोजीशन में ले आए। तो फोर्स या बल क्या है? जो किसी भी बॉडी की पोजीशन को चेंज करने में एक निर्णायक भूमिका निभाता है, उसे हम फोर्स या बल कहते हैं। फोर्स या बल के प्रभाव क्या हो सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, या क्या इफेक्ट डाल सकता है अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो किसी बॉडी को मान लो कोई रेस्ट में है तो रेस्ट से वो चेंज कर सकता है, मोशन में ले आए। अगर मोशन में है तो क्या पता वो फिर से रेस्ट में ले आए। मान लो कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी ऑलरेडी मोशन में है तो क्या पता उसकी गति को बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे। तो फोर्स अपना एक इंपैक्ट डालता है बॉडी पे, जो इंपैक्ट उसकी पोजीशन को चेंज कर सकता है या फिर उसमें कोई इफेक्ट डाल सकता है। तो ये होता है फोर्स। फोर्स अपना एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स वेक्टर यानी कि सदिश राशि है। और फोर्स की एसआई यूनिट है आपकी न्यूटन, और सीजीएस यूनिट जो है वो है डाइन, DYN। और 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन फोर्स का। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन या गति के नियम क्या है, किसने दिए हैं, कितने हैं, और उनके बारे में हम डिटेल से आगे अब पढ़ेंगे। लॉ ऑफ मोशन या गति के नियम सबसे पहले 1687 में सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे। और कितने हैं लॉ ऑफ मोशन? 3 है। तो फर्स्ट है, शुरू करते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टार्ट करने से पहले हम एक टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है इनर्शिया, जिसे हम कहते हैं जड़त्व। जड़त्व होता क्या है? कुछ बच्चे आपने देखे होंगे ढीठ किस्म के होते हैं, जिनको कुछ भी बोल लो, कुछ भी कह लो, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनको, जो ढीठ बच्चे होते हैं, उनमें भी ये प्रॉपर्टी मिलती है इनर्शिया की। इनर्शिया होता क्या है? एक स्टेज होती है या टेंडेंसी होती है किसी बॉडी की, ऑब्जेक्ट की, जिससे वो उसके ऊपर, मान लो अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी। मतलब अपनी जो उसकी प्रेजेंट कंडीशन है, प्रेजेंट सिचुएशन है, उसमें कोई चेंज करना नहीं चाह रही। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मोशन में है, तो वो ये चाहेगा कि मैं मोशन में ही रहूं, रेस्ट में ना आऊं। और अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये कोई पत्थर है, ये पड़ा है आपका जमीन पे, कोई पत्थर है जमीन पे पड़ा है,
तो ये जब तक पड़ा ही रहेगा जब तक इसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी दबाव, बाहरी बल ना अप्लाई करें। तो ये जो बॉडी की कंडीशन है, ये प्रॉपर्टी है, टेंडेंसी है, इसको हम इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है टोटली इनर्शिया के ऊपर बेस है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का दूसरा नाम ही लॉ ऑफ इनर्शिया है, या इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का सिद्धांत। तो बात करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ जो मोशन है, गति का पहला नियम है, वो क्या कहता है कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट या बॉडी, प्रत्येक बॉडी अपनी स्टेट को तब तक चेंज नहीं करती जब तक कोई बाहरी बल उस पर ना लगे। एग्जाम्पल इसके लेंगे हम, जैसे कि कोई बस है या गाड़ी है चल रही है, तो उसमें अचानक से ब्रेक लगाते हैं, तो जो उसमें यात्री बैठे होते हैं, ब्रेक लगने के बाद उनका जो बॉडी पोस्चर है वो आगे की तरफ पुश होगा, यानी कि आगे की तरफ झुकेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मान लो कि गाड़ी है जो मोशन में है और एकदम से ब्रेक अप्लाई किए ड्राइवर ने, तो मोशन से जो रेस्ट में आ रही है ना, मोशन से रेस्ट में आ रही है अपनी बॉडी, तो बॉडी की टेंडेंसी क्या है कि वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग मोशन में ही रहना चाहेगी, लेकिन ब्रेक लगने के कारण बॉडी है, वो जो व्हीकल है अपना, रेस्ट में आ जाता है। तो इसलिए जो पैसेंजर व्हीकल के अंदर बैठे होते हैं वो आगे की तरफ पुश करेंगे। ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो अब हम आते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे, द्वितीय गति का सिद्धांत न्यूटन के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया है। लेकिन ये सिद्धांत पढ़ने से पहले हम एक टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है मोमेंटम। मोमेंटम यानी कि संवेग। बेसिकली मोमेंटम है, संवेग है, जो क्या है, ये प्रोडक्ट है जिसको P के साथ, P के द्वारा डिनोट किया जाता है, मास इनटू वेलोसिटी। इसका काम क्या होता है मोमेंटम का? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, संवेग। ये जो वेग है ना, यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी का मान पता करने के लिए मोमेंटम का प्रयोग किया जाता है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये है, मान लो बॉडी है, इसका मास है 10 kg और ये 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मोशन में है ऑलरेडी। तो मैं बोल दूं इसका मोमेंटम क्या होगा, यानी P है वो क्या होगा, तो आप बोलोगे कि P = m/v होता है। तो बॉडी का मास है 10 kg इंटू वेलोसिटी है उसकी 5 मीटर पर सेकंड, तो मोमेंटम कितना हो गया अपना 50 kg मीटर पर सेकंड। तो ये होता है मोमेंटम। और एक टर्म है अपनी इंपल्स, जिसे हम कहते हैं आवेग। इंपल्स क्या होता है? इंपल्स बोल दो या इंपल्स फोर्स बोल दो। इंपल्स को आई के साथ डिनोट करते हैं हम, और ये प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है फोर्स इनटू में टाइम। यहां फोर्स है जो मेजर रोल अदा करता है, अपना फोर्स की जो क्वांटिटी है वो अत्यधिक मात्रा में होता है, जबकि टाइम है, टाइम यहां पे बिल्कुल माइनर होता है। और इंपल्स का दूसरा उपयोग है या दूसरा काम है
इम्पल्स का क्या होता है, ये चेंज ऑफ मोमेंटम को बताता है, चेंज ऑफ मोमेंटम। अब आप पूछोगे कैसे बताता है चेंज ऑफ मोमेंटम। मान लो ये कोई बॉडी है 10 kg की है और ये 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। कोई दूसरी बॉडी है जिसका मास तो है सेम, लेकिन उसकी वेलोसिटी है उसकी 1.5 गुना, या फिर आप बोल दो कि 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ बॉडी है जो मूव कर रही है। तो अब हमें इन दोनों का इंपल्स बताना है कि इनका इंपल्स वो जो है वो कितना होगा। तो पहले इसका मोमेंटम हम निकालेंगे। तो मोमेंटम इसका होगा 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगर इसका मोमेंटम हम निकालेंगे तो कितना कितना होगा, 10 इंटू 15 मीटर पर सेकंड, 150 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। जैसे कि बता जो इंपल्स है इसकी डेफिनेशन में आता है चेंज ऑफ मोमेंटम को ये बताता है। तो यहाँ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है, पहले 100 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड था और बढ़ के बाद में 150 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, 150 माइनस के 100 इज इक्वल टू है 50 kg इंटू मीटर पर सेकंड इंपल्स फोर्स या इंपल्सिव फोर्स हो गया अपना। तो ये दोनों टर्म है न्यूटन सेकंड लॉ को बताने में अपना एक अहम भूमिका निभाएंगी, तो इसलिए मैंने उचित समझा इनको बताने के लिए पहले। तो अब हम आते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ पे। न्यूटन का सेकंड लॉ या गति का दूसरा जो नियम है वो हमें क्या बताता है उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। न्यूटन का जो फोर्स है ना, फोर्स या बल है, वो न्यूटन के सेकंड लॉ से आया भाई। और न्यूटन का सेकंड लॉ है जो क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ यही कहता है कि फोर्स है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या मोमेंटम पर यूनिट टाइम। जैसे कि मोमेंटम है डेल्टा पी है जो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन में टाइम। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल है, मोमेंटम क्या होता है आपका मास इनटू में वेलोसिटी। तो यहाँ पे पी फाइनल है जो मोमेंटम फाइनल है जो बॉडी का, उसको क्या लिख सकते हैं हम, एम यू माइनस के एम वी अपॉन में टी। अगर यहां से हम मास को कॉमन लेके यू माइनस वी अपॉन टी करें तो ये टर्म क्या है, कल वाले लेक्चर में हमने किया था, यू माइनस वी अपॉन टी किसके इक्वल होती है, एक्सेलरेशन के। यू माइनस वी अपॉन टी होता है आपका एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो इस इक्वेशन से हमें क्या डिराइव हुआ, हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, फोर्स के। एक बार फिर से देखो, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग एम यू माइनस एम वी अपॉन टी आ गया। एम यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है किसी भी बॉडी की, एम वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, अपॉन टी है टाइम, यू माइनस वी अपॉन टाइम हो गया आपका एक्सेलरेशन के इक्वल। तो फोर्स इज इक्वल टू हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। ये है न्यूटन का सेकंड लॉ। एग्जांपल के तौर पे आप समझेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ को। तो ये देखिए, एक टेनिस की बॉल है, आकार में बहुत छोटी होती है, वजन कम होता है, वो हम कैच पकड़ते हैं उसकी। और एक क्रिकेट की गेंद देखिए जिसका आकार भी ज्यादा है और उसका जो मास है वो भी ज्यादा है, तो उसको पकड़ते हैं। तो टेनिस की बॉल की अपेक्षा ज्यादा हमें अपने ऊपर फोर्स या ज्यादा चोट
अपनी बॉडी के ऊपर फील होते हैं। क्यों होती है वो? क्योंकि जो मास है टेनिस की बॉल का कम होता है क्रिकेट की बॉल की अपेक्षा। अगर देखो यहां पे जो इक्वेशन है मास इनटू एक्सेलरेशन, अगर मान लो कि दोनों गेंद 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से आ रही है, लेकिन टेनिस की बॉल का जो मास है वो है मान लो कि 100 ग्राम, जबकि क्रिकेट की गेंद का मास है जो वो है 500 ग्राम मान के चलो। तो कौन ज्यादा फोर्स करेगा हमारे ऊपर जब हम पकड़ेंगे? तो जाहिर सी बात है क्रिकेट की बॉल। इसलिए क्रिकेट की बॉल को जब पकड़ते हैं तो जो कैचर है वो अपने हाथ पीछे की तरफ करता है ताकि जो टाइम है ना, टाइम इंक्रीज हो जाए। अगर देखो ये बटे में है, जैसे इस इक्वेशन में टाइम, अगर टाइम बढ़ेगा तो टोटल फोर्स है जो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव इंपैक्ट आएगा और फोर्स घट जाएगा। इसलिए जब कैच पकड़ते हैं तो हाथ अपने पीछे की तरफ करते हैं। अब हम आते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ पे। ये पहले साफ कर देते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ है, तीसरा गति का नियम है जो, वो क्या कहता है? वो कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि प्रत्येक जो क्रिया हो रही है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। टू एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे कि मान लो कि ये कोई दीवार है, इस पे कोई ये एक बच्चा खड़ा है नीचे और ये एक बॉल फेंकता है, जो बॉल इससे टकरा के वापस इसकी तरफ आएगी। तो लड़के ने अपना एक्शन फोर्स का यूज करके दीवार के ऊपर गेंद को फेंका, तो दीवार ने क्या किया, उसके विपरीत प्रतिक्रिया अपोजिट रिएक्शन लेते हुए उतना ही फोर्स से गेंद को लड़के की तरफ में फेंक दिया। तो ये है न्यूटन का तीसरा लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये थे न्यूटन के 3 लॉ। तो अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग संरक्षण का सिद्धांत। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, रिकॉइल ऑफ गन, या हिंदी में हम बोले तो क्या है, बंदूक का प्रतिक्षेप वेग, इससे क्वेश्चन आता है। तो ये रिकॉइल ऑफ गन या बंदूक का प्रतिक्षेप है, किस पे आधारित होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे आधारित होता है। होता क्या है ये लॉ या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है, ये होता क्या है? मान लो एक बॉडी है m1, ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, और दूसरी एक बॉडी है m2 और ये u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। यहां पे u1 है मोर देन है u2 से, तो एक टाइम पे आके ये कोलाइड हो जाएंगी, m1 m2। कोलाइड होने के बाद यानी टकराने के बाद क्या होगा, m1 जो बॉडी है इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1 और m2 जो बॉडी है इसकी वेलोसिटी हो जाएगी आपकी v2। और यहां पर v2 v1 से ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे ये बॉडी टकराएंगी, पहले m1 की वेलोसिटी ज्यादा थी तो ये इसको पुश करेगी, धक्का मारेगी, इसलिए इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो v2 है यहाँ पे v1 से ज्यादा होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या बताता है, m1 इंटू u1 प्लस में m2 इंटू u2 इज इक्वल टू m1 इंटू v1 प्लस में m2 इंटू v2। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो साथियों इसके बाद में हम पढ़ते हैं एक छोटा सा टॉपिक और है, फ्रिक्शन का, घर्षण का, वो और देखते हैं, फिर उसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे।
फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। घर्षण क्या होता है साथियों? मान लो कि दो कोई बॉडी है या फिर एक ये सरफेस है कोई, इस पे एक बॉडी कोई या ऑब्जेक्ट रखा है। जब ये इस बॉडी को हम पुश करेंगे या कुछ फोर्स के साथ में, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको मूव करने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो ये मूव नहीं होगी, या फिर मूव होने के टाइम पे जो ये फोर्स लगा रहे हैं हम, इस फोर्स को एक दूसरा फोर्स है जो अपोज करेगा, ये इसको रेस्ट में ही रखना चाहेगा। जो ये यहाँ पे इनका जो सरफेस कांटेक्ट है ना, यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बॉडी को इस सरफेस के ऊपर स्लाइड करने के लिए, इसको अपोज करेगा। तो ये जो एफ एफ है यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है यानी घर्षण बल है, जो ये सामने आएगा। तो घर्षण है या बल है जो, ये कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है? ये होता है आपका तीन प्रकार का। पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थिर घर्षण। इसमें क्या होता है, ये वो फ्रिक्शन है जब मान लो कोई दो बॉडी या एक बॉडी किसी सरफेस पे रखी हुई है, तो इसके कांटेक्ट में जब ये रेस्ट में है ना, तो जो फ्रिक्शन इसके ऊपर अपोज कर रहा होगा, इसके मोशन को जो फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर रहा होगा, तो वो होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थिर घर्षण। उदाहरण के लिए आप मानेंगे, जब हम अपने दोनों हाथों को ऐसे आपस में रब करते हैं, तो थोड़े टाइम के बाद हीट है, अपने हाथ है जो गर्म हो जाएंगे, इनमें हीट उत्पन्न होगी। तो वो किसके कारण है? जब दो सरफेस को आपस में रगड़ रहे हैं ना, उनका जो बीच में फ्रिक्शन है, घर्षण है, उसके कारण एक हीट उत्पन्न होगी, और जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। तो दूसरा फ्रिक्शन है अपना लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी सीमित घर्षण बल। सीमित घर्षण क्या है? जब एक बॉडी एक सरफेस के ऊपर है, मान लो ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर मान लो हमें 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये मूव नहीं हुई। मान लो इस दोबारा हमने अपना फोर्स है जो वो बढ़ा के कर दिया, इस पे लगने वाला फोर्स कर दिया 10 न्यूटन, तो अब ये मूव करना स्टार्ट कर गई। मान लो ये अब मूव करना स्टार्ट कर गई। 5 न्यूटन का जब फोर्स लगा रहे थे तो मूव नहीं कर रही थी। क्यों नहीं कर रही थी? जो ये फ्रिक्शन फोर्स है ना, जो सरफेस और बॉडी के कांटेक्ट में आने से जो फ्रिक्शन फोर्स इंड्यूस हुआ है इसमें, या जो फोर्स इसको अपोज कर रहा है मूव करने से, तो वो फोर्स है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ज्यादा है किससे? आपके लगाए हुए फोर्स से, यानी कि जो 5 न्यूटन है, इसलिए ये मूव नहीं कर पा रही। मान लो अभी हमने फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो अब ये कम है आपके लगाए हुए फोर्स से, यानी जो 10 न्यूटन का फोर्स आपने लगाया है, तो ये बॉडी है जो मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो मूव करने से जस्ट पहले जो फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, कांटेक्ट में आता है, उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी ये जो पॉइंट है, जो मतलब जिसपे बॉडी मूव करने से जस्ट पहले जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, उसे बोलते हैं हम लिमिटेशन फ्रिक्शन। तीसरा है टाइप इसका एक तीसरा टाइप है काइनेटिक फ्रिक्शन यानी गतिज घर्षण।
जैसे ही नाम से पता चल रहा है, काइनेटिक क्या होता है, काइनेटिक पोजीशन क्या होती है, जब कोई बॉडी मोशन में हो तो उसको काइनेटिक बोलते हैं हम। यानी काइनेटिक का मतलब ही मोशन में है, रेस्ट वाली पोजीशन के लिए काइनेटिक वर्ड यूज नहीं करते, उसमें स्टैटिक यूज करते हैं। तो काइनेटिक घर्षण क्या है, जब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है किसी दूसरे सरफेस पे मूव कर रहा है पहले से ही, तो उन दो सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। ये फर्दर आगे इसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक तो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, मान लो कि ये एक ट्रायंगुलर कोई ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर हमारी रखी हुई है बॉडी। जब हम इसको फोर्स करके मूव कराते हैं तो ये स्लाइड करेगा इसके ऊपर। तो इन दोनों सरफेस के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है स्लाइडिंग के दौरान, उसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। मान लो कोई ये सरफेस है आपका, इसके ऊपर एक व्हील है कोई, वो मूव करने लग रहा है, वो रोटेट कर रहा है। तो ड्यूरिंग रोटेशन यानी घूर्णन के दौरान यहां पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंड्यूस होगा, जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्ले करेगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसको रोलिंग फोर्स बोलेंगे हम। रोलिंग फोर्स है, जितने भी हमने अभी तीन टाइप देखे हैं, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेमेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फोर्स की वैल्यू सबसे कम होती है या इसे वीकेस्ट फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, वीकेस्ट फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। तो ये था फ्रिक्शन के बारे में कुछ जानकारी, इसके टाइप पढ़े हमने, फ्रिक्शन फोर्स कैसे अपना प्ले करता है, ये था। अब हम बात करेंगे फ्रिक्शन को कम कैसे किया जा सकता है या किन किन मेथड से हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, हटा सकते हैं। पहली बात तो ये, हमें फ्रिक्शन को हटाना क्यों है, फ्रिक्शन को हटाना क्यों है। मान लो एक कोई सरफेस है, ये रफ है बिल्कुल, इस पे कोई व्हीकल मूव कर रहा है। अगर मान लो कि ये टूटा हुआ रोड है या फिर इसके ऊपर बस ईंट पत्थर रखे हुए हैं और ये जो व्हीकल है मूव करेगा, तो इसके जो टायर है इनके बीच में और सरफेस के बीच में क्या आएगा, रोलिंग फ्रिक्शन आएगा। तो रोलिंग फ्रिक्शन के कारण इन टायरों में वियर एंड टियर बढ़ जाएगा। अगर मान लो यही सेम व्हीकल अगर एक स्मूथ सड़क पे, स्मूथ रोड पे मूव करेगा, तो इनके बीच में जो रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो पहले के अपेक्षा बहुत कम होगी। तो हम इसलिए फ्रिक्शन को कम करना चाहेंगे। जैसे कि मान लो कोई एक ये शाफ्ट है, दोनों तरफ इसमें बियरिंग लगे हुए हैं और ये बियरिंग किसी सरफेस पे रोटेट कर रहे हैं। अगर इन बियरिंग की जगह हम मान लो कोई स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कोई बॉक्स लगाते हैं और फिर इसको स्लाइड करते हैं, तो ये फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो फ्रिक्शन ज्यादा होने से इनके बीच में जो वियर एंड टियर है वो बढ़ जाएगा। इससे हमारा क्या होगा, मटेरियल है वो खराब होएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसलिए हम फ्रिक्शन को कम करते हैं। फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो सरफेस फिनिशिंग होती है। इसमें पॉलिश कर दी जाती है किसी सरफेस पे, ताकि जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसके अंदर जो गड्ढे होते हैं, जो हम नंगी आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन वो भी एक अहम योगदान करते हैं आपका फ्रिक्शन बढ़ाने में। लुब्रिकेशन यूज कर सकते हैं, जैसे कि ऑयल है, ग्रीस है, ये सब फ्रिक्शन को कम करते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। जैसे कि हर रोज की तरह हम क्लास एंड होने पे क्वेश्चन ऑफ द डे देते हैं, तो आज का क्वेश्चन ऑफ जो डे था,
वो था अपना मोस्ट फेमस बुक रिटन बाय न्यूटन। तो हमें इसका जवाब देना है, जिसको पता है कमेंट में अपना जवाब दे सकता है। तो अब हम क्लास को करते हैं खत्म। कल एक जो कल वाला हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन ऑफ द डे था, जिसमें हमने पूछा था हाईएस्ट जेवलियन थ्रो ऑफ नीरज चोपड़ा कितना है और कहां पे इन्होंने सबसे अपना जो हाईएस्ट थ्रो किया था वो बताना था। तो इसका आंसर था 89.94 मीटर। स्वीडन में एक डायमंड लीग हुई थी, वहां पे नीरज चोपड़ा ने अपना आज तक का सबसे लंबा थ्रो किया था 89.94 मीटर। तो जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, मोस्ट फेमस बुक रिटन बाय न्यूटन है, इसका जवाब आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में। तो आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लग रही है और कल हम फिर इसी टाइम आएंगे अगली क्लास लेके। धन्यवाद आप सभी का। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।